गुड मॉर्निंग आप सभी को। आई होप आवाज भी सुन पा रही होगी, आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रही होगी ना। अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल लास्ट में हमारी बात हो रही थी कि हम एबायोटिक फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे, और एबायोटिक फैक्टर में सबसे पहले हमने बात करनी चाहिए थी वाटर के बारे में, कि हम वाटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ बातें हमारी हुई भी थी और बाकी बातें हम आज करेंगे। वाटर के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी जो कल की क्लास में हम लोगों ने समझी थी, वो उस चीज को अगर हम दोबारा से रिपीट करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ग्लोब के ऊपर या हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो यूकैरियोट्स हो, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, चाहे वो ऑटोट्रॉफिक हो या हेटेरोट्रॉफिक हो, सभी प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म हैं, all organisms they are adapted। सभी ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट भी हैं, और अडेप्ट कहने का मतलब ये है कि सभी ऑर्गेनिजम्स का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो पानी की वजह से ही रन हो पाता है। चाहे हम सेल की इंटीग्रिटी की बात कर लें या किसी मेटाबॉलिक फंक्शन की बात कर लें, ये सभी फंक्शन H2O के बिना कंप्लीट नहीं हो सकते। इवन जब आप लोगों ने पिछली क्लास में एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स इन सबको पढ़ा था, टेरिडोफाइट्स वगैरह आपने देखे, तो वहां तो हमें साफ साफ पता लग जाता है कि इवन लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट भाग जिसको अपन रिप्रोडक्शन बोलते हैं, वो पानी के बिना संभव ही नहीं हो रहा था। तो वो तो बात होती है कि मेटाबॉलिज्म में पानी रिक्वायर्ड है, रिप्रोडक्शन के लिए पानी रिक्वायर्ड है, सर्वाइव करने के लिए पानी रिक्वायर्ड है। केवल इतना ही नहीं है, हमारी अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसका ओरिजिन जब हुआ, और ओरिजिन होने के बाद में अब हमारे पास लाइफ है वो एक डाइवर्स फॉर्म के अंदर पाई जाती है, कि विभिन्न प्रकार के जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो हमारे ग्लोब के ऊपर अब एग्जिस्ट करते हैं। तो ओरिजिन से लेकर के आज तक का जितना भी टाइम है, टुडे आज हमारे पास जितनी भी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जितनी भी स्पीसीज पाई जाती है, तो वहां से लेकर के आज तक का लाइफ का जितना भी सफर रहा है, लाइफ में जितना भी चेंजेस रहा है, इस चेंज के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, और दैट वर्ड इज नॉन एज इवोल्यूशन। कि लाइफ है वो इवोल्व हुई है, लाइफ के अंदर लगातार चेंजेज आते रहे हैं और उसमें बदलाव आते रहे हैं, और इवोल्यूशन की वजह से हम देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में तो केवल देखा जाए तो केवल प्रोकैरियोट्स ही डेवलप हुए थे। सबसे पहले ग्लोब के ऊपर जो आए थे दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, लेकिन आज हमारे पास प्रोकैरियोट भी मिलते हैं और यूकैरियोट्स भी मिलते हैं, यानी कि हमारे पास एक कंप्लीट डाइवर्सिटी है। तो केवल एक ही प्रकार, और आज हमारे पास है बहुत सारे प्रकार लाइफ के, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। एक डाइवर्सिटी ग्लोब के ऊपर अलग अलग इकोसिस्टम्स के अंदर डिफरेंट स्पीसीज हैं वो पाई जाती है। तो वहां से लेकर के यहाँ तक का जो डेवलपमेंट हुआ है, जिस डेवलपमेंट को हमने इवोल्यूशन बोला, ये इवोल्यूशन भी वाटर बेस्ड है, क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान जीवों को चेंजेज अगली पीढ़ी में डालने होते हैं, और वहां पे वापस से ग्रोथ, रिप्रोडक्शन ये सब आता है, और वो पानी के बिना नहीं हो पाता। इवन जो ओरिजिन था, लाइफ का ओरिजिन है, वो भी वाटर बेस्ड है। हमारा जो ऑर्गेनिक लाइफ है उसके सारे फंक्शन पानी से होते हैं। उसके अंदर जितना भी अच्छे करैक्टर्स को गेन करना, अच्छे करैक्टर्स को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए जो इवोल्यूशन काम करता है, वो सारा भी वाटर बेस्ड लाइफ ही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे ग्लोब के ऊपर लाइफ चाहे किसी भी फॉर्म में पाई जाए, all life forms are dependent on water। तो जितना भी कुछ है लाइफ के अंदर, जो कुछ चल रहा है, that all dependent on water। यानी कि हम कह पा रहे हैं कि हमारे ग्लोब के ऊपर या हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी लिविंग सिस्टम है, लिविंग सिस्टम के लिए हमने कल एक वर्ड यूज किया था, दैट वर्ड इज बायोस्फीयर। कि टोटलिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स, हमारे ग्लोब के ऊपर जितना भी टोटल है जीवों का, उन जीवों के टोटल को हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं बायोस्फीयर। स्फीयर बोलते हैं गोले को। गोले का मतलब उसमें सब कुछ शामिल हो गया, आपने चारों तरफ से हर चीज को ले लिया, और क्या लिया है, ओनली लिविंग चीजों को लिया है। तो जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म
उन सबको हम सम्मिलित रूप से बोलें, दैट ऑल टुगेदर विल बी कॉल्ड एज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के अंदर सभी जीव आ जाएंगे और वो सभी वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव हैं उन जीवों के अस्तित्व के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि पानी के बिना उनका अस्तित्व है वो संभव ही नहीं है। तो पानी है वो जीवों के अंदर भी पाया जाता है। ऑर्गेनिज्म की अगर हम बॉडी देखें, ऑर्गेनिज्म सपोज आपने कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया, इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी पानी है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी वाटर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिज्म हो, उसकी सराउंडिंग में भी वाटर है। उसके बाहर जो सराउंडिंग है, ये लोकेंद्र सिंह अपना प्रेजेंटिंग बंद कर दो बेटा। आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक है, जैसे ही स्क्रीन नहीं दिख रही, एक सेकंड। अभी स्क्रीन देख पा रहे हो? ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी वाटर है और ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग में भी वाटर है। ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग में भी वाटर है और इवन उसकी कंप्लीट लाइफ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट लाइफ की अगर हम बात करें तो कंप्लीट लाइफ के अंदर पानी उसकी बॉडी में से मूव भी करता है। सराउंडिंग में वाटर होता है, उसकी बॉडी में भी वाटर एंटर करता है और उसकी बॉडी से आउट भी होता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि एनर्जी जीवों में प्रवेश करती है और एनर्जी बॉडी से निकल जाती है, ट्रॉपिक लेवल से निकल जाती है, वैसे ही वाटर है वो भी बॉडी के अंदर या जीवों के अंदर एंटर करता है और एग्जिट करता है। हालांकि एनर्जी का मामला ये था कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है। पानी जो बाहर, जीवों से बाहर जो पानी पाया जाता है वो टोटल, जैसे टोटल जीवों को हमने बायोस्फीयर बोला, वैसे ही ग्लोब के ऊपर जितना भी पानी जहां भी है उस सारे वाटर को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर टोटल पानी आ जाता है। ग्लोब के ऊपर जितना भी पानी, चाहे वो महासागरों के रूप में हो, चाहे वो नदियों के रूप में हो, झीलों के रूप में हो, चाहे वो बादलों के रूप में हो, आइस कैप के रूप में हो, ग्राउंड वाटर के रूप में हो, चट्टानों के अंदर जो वाटर है उसके रूप में हो, टोटल एनीथिंग एल्स जैसा भी है वो सारा वाटर क्या है? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर टोटल वाटर, और हाइड्रोस्फीयर में से पानी एंटर करता है जीवों के अंदर और एग्जिट करके वापस हाइड्रोस्फीयर का पार्ट बन जाता है। दिस इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या जल चक्र। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये आपके सिलेबस में भी है। आपको जल चक्र सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। केवल आपको यहाँ पे ये समझ लेना है कि जैसे हमने इकोसिस्टम फंक्शनिंग में आपसे बात की थी कि जो मिनरल्स हैं वो सॉइल में से पौधों में एंटर करते हैं और वापस सॉइल में आ जाते हैं, फूड चेन में से होकर के वापस सॉइल में आ जाते हैं। उसी प्रकार से पानी है वो हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा होता है। वो हाइड्रोस्फीयर से सभी प्रकार के जीवों में, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का कंज्यूमर हो, चाहे वो डिट्राइटोवोड हो, सब में से होकर के वापस हाइड्रोस्फीयर के अंदर पुनः आ जाता है। यानी कि इसका एक साइकिल चलता है, हाइड्रोस्फीयर टू हाइड्रोस्फीयर, और बीच में ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे और ऑर्गेनिज्म के अंदर से जब पानी मूव करता है या ऑर्गेनिज्म को जब पानी मिल जाता है तो उनके सभी फंक्शंस हैं वो हो जाते हैं, ये वाले सभी फंक्शन उनके हो जाते हैं। तो देखा जाए तो पानी ग्लोब के ऊपर अलग से एक सिस्टम है, दिस इज हाइड्रोस्फीयर, उसका कंपोनेंट होता है। हाइड्रोस्फीयर में जितना भी पानी है वो किसी न किसी रूप में जीवों में एंटर करता है और जीवों से वापस हाइड्रोस्फीयर में पहुंच जाता है। यानी कि वो ग्लोब के ऊपर एक चक्र के रूप में कंटिन्यूएट रहता है, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
अब हम बात करते हैं कि ग्लोब हमारा जो पूरा धरती है, उस धरती के ऊपर अलग अलग भागों के ऊपर क्या पानी की हालत एक जैसी है या अलग अलग प्रकार की होती है, या अलग अलग भागों के ऊपर पानी की जो कंडीशन अलग अलग प्रकार की होती है, उसके लिए कौन सी चीजें किस प्रकार से काम करती हैं, तो हम उन चीजों की बात करते हैं। ओके, तो अगर हम ग्लोब के ऊपर पानी की बात करें, तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि हमारे ग्लोब के ऊपर सबसे ज़्यादा जो वाटर है वो किस फॉर्म में है, वो हमने बात की थी कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स के साथ में केमिकली बाउंड वाटर होता है। तो जो चट्टाने हैं उनमें भी पानी है, रॉक्स में भी वाटर है। जो आइस कैप्स हैं, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर जो बर्फ है या जो ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पे जो बर्फ जमी पड़ी है, उसके रूप में बहुत सारा पानी है ग्लोब के ऊपर। इसके बाद में जो ओशियंस हैं उन सब के अंदर वाटर है। जो वाटर बॉडीज हैं दूसरी, उन सब में वाटर है। इवन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर्स के रूप में या क्लाउड्स के रूप में वाटर है। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर है। तो ये सारा मिल करके जो टोटलिटी हमारे पास आ रही है, ये सारा हाइड्रोस्फीयर है। ये सारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। मुख्य रूप से पानी का जो हमने कहा कि हाइड्रोलॉजिकल जो सिस्टम है वो एक साइकिल के रूप में चलता है, और ये साइकिल आपके सिलेबस में आप अलग से भी पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारी धरती के ऊपर दो बड़े भाग हैं, एक ओशियन और एक लैंड, महासागर है, और दूसरा महाद्वीप है, जमीन के टुकड़े हैं। अगर हम बात करें महासागरों की तो ये काफी बड़े एरिया है, ये काफी बड़े एरिया है। और जो लैंड है, आप इस सिंबल से परेशान हो सकते हैं, मैं दूसरा सिंबल यूज कर देता हूँ। अगर हम बात करें ओशियंस की तो ये क्षेत्रफल की वजह से बड़े एरिया है, और लैंड उनके कंपैरिजन में छोटा एरिया है। लाइफ दोनों जगह पे सपोर्ट होती है। यहाँ पे एक्वेटिक, और आप ज़्यादा अच्छे से बोलना चाहें तो मैराइन लाइफ है, क्योंकि एक्वेटिक के अंदर जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं वहाँ की लाइफ भी आ जाएगी, तो ज़्यादा अच्छे से हम इसको मैराइन लाइफ बोल सकते हैं, मैराइन लाइफ। तो ओशियन बहुत बड़े क्षेत्र हैं और उनमें मैराइन लाइफ है वो सपोर्ट होती है। जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है वो यहाँ पे रन करता है। दूसरी साइड में जो लैंड है वहाँ पे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स हैं, या टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, या टेरिस्ट्रियल जो लाइफ है, ये लाइफ यहाँ पे प्रेजेंट होती है। टेरिस्ट्रियल लाइफ के अंदर अलग अलग चीजें आ जाती है। कुछ ज़्यादा मॉइस्चर वाले भाग आ जाएंगे, कुछ मीडियम मॉइस्चर वाले भाग आ जाएंगे, और कुछ लो मॉइस्चर वाले ज़मीनें आ जाएंगी। तो उनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर है वहाँ पे नमी को पसंद करने वाले या मॉइस्चर को पसंद करने वाले, दलदल को पसंद करने वाले, जैसे आपने पिछली क्लास में ब्रायोफाइट्स पढ़े थे, वो पाए जा सकते हैं। आपने दूसरे जो टेरिस्ट्रियल कुछ एल्गी होते हैं, टेरिस्ट्रियल एल्गी भी आपको मिल सकते हैं, टेरिस्ट्रियल एल्गी भी आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स भी आपको ऐसी ज़मीन पे मिल सकते हैं। मैंग्रोव्स आपको मिल सकते हैं, और दूसरे ज़्यादा पानी को पसंद करने वाले जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। यहाँ जब मीडियम कंडीशन है, यहाँ पे मीजोफिटिक या मीजोफाइट्स हैं वो आपको मिलेंगे, और यहाँ पे जो जीरोफाइट्स हैं वो हमको मिल सकते हैं, जो पानी की कमी के लिए अडाप्ट है।
ग्लोब के ऊपर अलग अलग प्रकार की जगह हैं, अलग अलग प्रकार के आवास हैं। ये टोटल पानी है। ओशन में कंप्लीट वाटर है। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, कुछ भी है, दे ऑल आर अडेप्टेड टू वाटर। वो पानी के लिए अडेप्ट है। और यहाँ जो है वो लैंड के लिए अडेप्ट है। अनुकूलन जमीन में रहने लायक या जमीन पर रहने लायक, और अनुकूलन पानी में रहने लायक। और यहाँ जमीन के अंदर भी ऑप्शंस हैं कि ज़्यादा अच्छे से पानी है, या मीडियम लेवल है, या बहुत ही कम लेवल है पानी का। उसके अकॉर्डिंग लाइफ है वो अलग अलग प्रकार की हमें मिल सकती है। तो अलग अलग भाग हैं और उनके ऊपर पानी की कंडीशन अलग अलग है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए अडेप्ट होते हैं वो वहाँ पे पाए जा सकते हैं। अब क्या ये जो प्लांट्स एनिमल्स जो हम बात कर रहे हैं ये किसी खास जगह पे ही क्यों पाए जाते हैं, या किसी खास जगह पे ऐसा क्या होता है उसकी वजह से ये यहीं पाए जाते हैं, अब हम उनकी बातें करते हैं। देखिए ग्लोब के ऊपर जैसे कि मेनली अपन इन चीज़ों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब समझते और समझाते हैं तो हम अपनी अर्थ का एग्जाम्पल लेते हैं। और अर्थ का एग्जाम्पल लेके हम मुख्य रूप से हमारा जो ध्यान है उसको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे लगाते हैं। इसके पीछे हमारा एक साइकोलॉजिकल कारण ये होता है कि हम ऑर्गेनिज्म या हमारी बात करें तो वी आर लैंड अडेप्टेड, कि हम ज़मीन के ऊपर अडेप्टेड एनिमल्स हैं। तो हम मुख्य रूप से जिन चीज़ों को ज़्यादा क्लोजली फील करते हैं वो टेरेस्ट्रियल चीज़ें होती हैं। तो हम इसी को अपना बेस बना करके बातों को समझाते हैं। तो देखा जाए तो चाहे वो लैंड हो या ओशन हो, कोई सा भी भाग हो, है तो वो ग्लोब का पार्ट ही। चाहे लैंड हो या ओशन हो, वो ग्लोब का ही पार्ट होता है। और इन दोनों ही पार्ट को पानी रिसीव होता है। जो वाटर है ये वाटर इनको रिसीव होता है। और जैसा कि हम बात करते हैं कि चाहे ज़मीन को पानी मिल रहा है या किसी समुद्र पे पानी मिल रहा है, तो हमारा दिमाग सिंपली ये कहता है कि बारिश से मिलता होगा, रेन होता है, वर्षा होती है। कि जो वाटर है वो रेन के रूप में जो सरफेस है, लैंड और ओशन ये सरफेस है, दोनों जमीन की सतह है, ग्लोब की सरफेस है। और जो सरफेस है उस सरफेस को पानी रिसीव होता है। और पानी किस रूप में रिसीव होता है? रैन के रूप में। ऐसा नहीं है कि केवल रैन ही होती है, रैन तो एक पार्ट है, इसलिए टाइप केवल एक प्रकार होता है। तो पानी दूसरे तरीके से भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? जैसे मान लीजिए कि ओले गिर रहे हैं, हैल्स, अगर ओले गिर रहे हैं तो भी सतह को क्या मिल रहा है? पानी गिर रहा है, पानी ही मिल रहा है। अगर वहाँ पे हल्की हल्की फुहार आ रही है, जैसा कि सावन के महीनों में होती हैं कि हवा के साथ ही हल्की हल्की पानी की बूंदें हैं वो आती रहती हैं, उनको अपन हिंदी में फुहार बोलते हैं, इंग्लिश में उनको ड्रिजलिंग बोलते हैं। ऐसा हो रहा है तो भी पानी ही आ रहा है। इसके अलावा आइस भी गिर सकती है, स्नोफॉल भी हो सकता है। तो ये सारे जो टाइप्स हैं इसमें आप रैन भी ऐड कर दीजिए, ये रैन भी इसी का एक पार्ट है। दीज ऑल आर, चाहे ओलों के रूप में पानी नीचे गिर रहा हो, चाहे फुहार आ रही हो, चाहे बर्फ के क्रिस्टल गिर रहे हो, स्नोफॉल हो रहा हो, रैन हो रहा हो, चाहे स्प्लिटिंग हो रही हो, कोई भी प्रकार हो, इन सभी चीज़ों में हम देख पा रहे हैं
की सतह को पानी रिसीव होता है। जो भी सतह है, इन सतह को पानी रिसीव होता है। सरफेस को किसी ना किसी रूप में, ये सब टाइप्स हैं, इस रूप में आ सकता है, इस रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में वो आ सकता है। तो ये सब टाइप्स हैं, दीज ऑल आर टाइप्स। और इन टाइप्स को हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। तो अर्थ की सरफेस को वाटर किस रूप में रिसीव होता है? प्रेसिपिटेशन के रूप में रिसीव होता है। अब ये डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेशन किस रूप में हो रहा है। प्रेसिपिटेशन रेन भी हो सकता है, हेल्स भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेशन हो सकता है। किस प्रकार का प्रेसिपिटेशन होगा? सतह के ऊपर जो पानी गिर रहा है वो ओलों के रूप में गिरेगा, या बर्फ के रूप में गिरेगा, या हल्की फुहार के रूप में गिरेगा, या बारिश की बूंदों के रूप में गिरेगा। ये सब डिपेंड करता है दूसरे फैक्टर्स के ऊपर, और उनको हम बोलते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी होते हैं। क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर कुछ एडेफिक, जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं, जमीन की बनावट वाले, वो सब भी आ जाते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल कराते हैं। अगर हम कहें कि जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ फुहार आएगी या वहाँ पे बारिश होगी, तो वो वहाँ संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि वहाँ पे हमेशा स्नोफॉल होना है। वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन इस प्रकार की है कि वहाँ पे स्नोफॉल होगा। अगर हम कहें कि थार का रेगिस्तान है, वहाँ पे स्नोफॉल होगी, तो वहाँ वो संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट उसकी परमिशन नहीं देता। वहाँ पे रैन होगा। तो कौन सी जगह है ग्लोब की, और उस ग्लोब की उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कोई ना कोई सा टाइप जरूर मिलेगा। हालांकि कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको आप पढ़ते हैं, दे आर डेजर्ट, दे आर कॉल्ड एज डेजर्ट। तो पूरी धरती के ऊपर डेजर्ट एक ऐसे एरिया होते हैं जिनमें प्रेसिपिटेशन बहुत लो रहता है, प्रेसिपिटेशन की अमाउंट वेरी लो। बाकी दुनिया के सभी स्थानों के ऊपर किसी न किसी फॉर्म के अंदर प्रेसिपिटेशन होता ही होता है। तो जहाँ पे पानी किसी भी रूप में नहीं गिरता, वहाँ पे पानी की लगातार कमी बनी रहती है, और ऐसे जो भाग होते हैं वो बाद में रेगिस्तान के रूप में डेवलप हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारे ग्लोब के ऊपर बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, वो पाए जाते हैं। हमारे भारत के अंदर भी एक काफ़ी बड़ा एरिया है पश्चिमी राजस्थान का, जो डेजर्ट के रूप में पाया जाता है, जिसे अपन थार डेजर्ट के रूप में जानते भी है। तो ऊपर क्लाउड्स के रूप में, क्लाउड्स हमारा जो ट्रोपोस्फियर होता है, हमारा जो क्षोभ मंडल होता है, वायुमंडल की जो सबसे नीचे की परत है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के अंदर क्लाउड्स हैं वो पाए जाते हैं। क्लाउड्स वाटर वेपर्स के कंडेंस फॉर्म होती है। जो बादल होते हैं दे आर कंडेंस फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, की जो जलवाष्प होती है उसका एक संघनित फॉर्म होते हैं, और उस संघनित फॉर्म के अंदर जो बादल है उनका निर्माण होता है। और ये बादल ही है जिनके अंदर पानी है वो स्टोर्ड रहता है, या पानी उनमें होल्ड रहता है। और ये क्लाउड्स ही किसी न किसी फॉर्म के अंदर, अगर वो डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, दीज आर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, दे आर रैन। अगर वो ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं, ज़्यादा ऊंचाई पे बादल चले गए थे, वो जम गए हैं, तो दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हेल्स की ओलों के रूप में हो सकते हैं। अगर वो बूंदें काफ़ी छोटी हैं तो वो फुहार के रूप में हो सकती है। वो काफ़ी लंबे समय तक ठंडा चल रहा है, वो आइस, और छोटे पार्ट्स हैं आइस के, दे स्नोफॉल, किसी भी फॉर्म के अंदर वो नीचे गिर सकता है। तो क्लाउड्स प्रेसिपिटेशन के लिए जिम्मेदार है कि जो भी प्रेसिपिटेशन होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो, तो क्लाउड्स के रूप में जो वेपर्स एटमॉस्फेयर में गई होती है वो कंडेंस होकर के वापस नीचे आती है, संघनित हो जाती है, कंडेंस होकर के वापस नीचे गिरती है। और अब कौन सी जगह है वो ग्लोब की, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का क्लाइमेट होगा, और जिस जगह की बात हो रही है उस जगह के ऊपर वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर नीचे वापस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती की सतह के ऊपर जमीन भी है और ओशियन भी है, उनको वो रिसीव हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, इसे अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ग्लोब के सभी भागों के ऊपर प्रेसिपिटेशन एक जैसा होता है,
और अगर ये एक जैसा नहीं होता है तो कौन से भागों में किस प्रकार से प्रेसिपिटेशन होता है, या पूरे ग्लोब के ऊपर जो मेजर प्रेसिपिटेशन के तरीके हैं वो प्रेसिपिटेशन के तरीके किस प्रकार के होते हैं, अब हम उनकी बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे पूरे ग्लोब की। तो ये आपके पास पूरा ग्लोब है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ग्लोब है अपने पास। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हम ऊपर की साइड में नॉर्थ और यहाँ पे साउथ को डिनोट करते हैं। ऊपर जो पोलर रीजन है ये ध्रुवीय प्रदेश है, उत्तरी ध्रुवीय भाग हो गया, और यहाँ पे ये दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल। ठीक है, ये तो पोल्स की बात हुई। इसके बाद में हालांकि ये चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये आपके काफी सारी जो आगे की एग्जाम्स वगैरह हैं उनमें भी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं, और आपको ये चीज हमेशा क्लियर भी रहनी चाहिए कि हमारे पूरे ग्लोब के ऊपर जो प्रेसिपिटेशन है उसके पैटर्न्स किस प्रकार के होते हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्कस करना है इस 0 डिग्री के ऊपर। जो 0 डिग्री की लाइन होती है आपको सबसे पहले इसे देखना है। 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, आपको इसकी बात करनी है। इस 0 डिग्री की सबसे खास बात ये होती है कि यहाँ पे सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, सनलाइट। पृथ्वी का वो भाग जो हमेशा सूर्य के बिल्कुल सामने होता है वो 0 डिग्री लाइन होती है, और इस 0 डिग्री लाइन के ऊपर सन की एनर्जी सबसे ज्यादा गिरती है, यानी कि जो सन रेज हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलेंगी, 0 डिग्री वाले एरिया को। तो डेफिनेटली जब यहाँ 0 डिग्री के ऊपर सनलाइट बहुत तेज, हमेशा सनलाइट बहुत तेज गिरती है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, यहाँ का टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, टेम्परेचर काफी हाई हो जाएगा। आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको अफ्रीका महाद्वीप दिखा रखा है, उसके बाद में ये ओशियंस हैं ये भी दिखाए हुए हैं। तो 0 डिग्री के ऊपर ऐसा नहीं कि केवल जमीन ही है, यहाँ पे महासागर भी है और महाद्वीप भी है, यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम भी है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी है। एक्वेटिक का मतलब आपके पास ओशियन सरफेस है और यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर जीव पाए जाते हैं। तो जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है 0 डिग्री के ऊपर, तो 0 डिग्री के ऊपर वेपर्स बहुत बनती हैं। जब टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे जितना भी वाटर है, चाहे वो ओशन में हो चाहे वो जीवों में हो, किसी भी फॉर्म के अंदर पानी जो है वो एवोपरेट होगा, उसका वाष्पन होता है एवोपरेट, और एवोपरेट होकर के वो बादलों के रूप में ऊपर जाता है। कारण क्या था कि 0 डिग्री एरिया है, इसलिए वहाँ पे सनलाइट बहुत तेज है, और सनलाइट तेज है तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई है, और टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पे जो वेपर्स हैं वो काफी ज्यादा बनते हैं, वेपर्स बहुत ज्यादा बनते हैं, वाटर वेपर्स लगातार बनते हैं, क्योंकि लगातार सूरज के सामने रहना है इस एरिया को, टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहना है, हमेशा वाष्पन ज्यादा होगा, और हमेशा यहाँ पे ज्यादा वेपर्स हैं वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करती है। यहाँ पे दोबारा एक चीज आपको ध्यान देनी है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब सूरज की किरणें लगातार यहाँ पे गिर रही हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने से जो हवा होती है वो हल्की हो जाती है। एयर कैसी हो जाती है, हल्की, वजन में हल्की हो जाती है, क्योंकि हवा गर्म हो रही है, और गर्म होने पे जो अणु है एटमॉस्फेरिक गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है वो बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिस्पर्स हो जाएंगे तो हवा का घनत्व कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा तो हवा हल्की हो जाएगी, और हल्की हवा ऊपर उठती है, हल्की हवा
ऊपर उठती है और उसी हवा के अंदर वेपर्स हैं वो साथ में है। तो ऊपर जो जा रहा है वो एक्चुअल में वेपर्स ही नहीं है, उसमें वेपर्स तो केवल H2O का गैसेस फॉर्म है वेपर्स, और साथ में वहाँ पे एटमॉस्फेयर की दूसरी गैसेस भी हैं, ये सब मिलकर के ऊपर उठती हैं। ये सारा वर्क 0 डिग्री पे चल रहा है। जो 0 डिग्री लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये सब हो रहा है। ये लगातार यहाँ पे सनलाइट गिर रही है, लगातार यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, और लगातार यहाँ पे जो वेपर्स हैं वो बन रही हैं और यहाँ की गर्म हवा ऊपर उठती है। और ये जो एरो आपको दिखा रखे हैं, इन एरो से आप समझ सकते हैं। ये एरो आपको ये बता रहे हैं कि हवाएं हैं वो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, कि 0 डिग्री की तरफ हवाएं मूव करती है। दूसरी खास बात क्या होती है कि जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है तो उसके इधर उधर जो ठंडी हवा होती है वो उसकी जगह लेने के लिए भागती है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं कि यहाँ की हवा तो ऊपर उठ गई, यहाँ खाली जगह है, निर्वात नहीं बनता है। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठ जाएगी, जो कूल एयर है, सराउंडिंग कूल एयर, कूल कौन होगा? जिसको सनलाइट कम मिली है। तो यहाँ की हवा जो 0 डिग्री से थोड़ी दूर है, ये 0 डिग्री की तुलना में कैसी है? कूल है। और ये कूल एयर 0 डिग्री की तरफ मूव कर रही है। तो जो व्हाइट एरो है वो आपको बता रहे हैं कि ठंडी हवा किधर जा रही है? 0 की तरफ, और 0 पे क्या हो जाएगी? गर्म, और गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। इनका जो घुमाव है वो बता रहा है कि ये हवाएं ऊपर उठ रही है। अब दूसरी खास बात ये होती है कि जैसे ये हवाएं ऊपर जाती है, जैसे ये हाइट पे जाएंगी तो हाइट पे जाकर के हवाएं कूल हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है, हवाएं ठंडी हो जाएंगी, कूल। नीचे जब हवा की बात कर रहे थे वो गर्म थी, लेकिन ऊपर उठ करके क्या हो जाती है? कूल। और कूल होने का मतलब उनमें जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगी? कंडेंस। वेपर्स कंडेंस हो जाएंगी। नहीं, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है मैडम। हाँ, थोड़ी देर के बाद ठीक है। तो जैसे ही हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी होकर के कंडेंस हो जाएंगी। और कंडेंस होने का मतलब ये है कि जो वेपर्स थी, अब वो वेपर्स कंडेंस होकर के जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में आ गई हैं। उनको अपन बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट बन जाएंगी। इससे पहले वेपर्स थी, गैसेस फॉर्म में था पानी, और अब ड्रॉप बन जाएंगी। ड्रॉप, छोटी छोटी ड्रॉप। और ये छोटी छोटी ड्रॉप जब आपस में मिलेंगी तो उनसे बढ़ेंगी बड़ी ड्रॉप, बिग ड्रॉप। और जैसे ही ड्रॉप इतनी बड़ी हो जाएगी कि अब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता हो, तो वो ड्रॉप नीचे आ जाएगी। फिर इसे अपन बोलते हैं रेन या प्रेसिपिटेशन। तो कहने का मतलब 0 डिग्री से हवाएं ऊपर उठेंगी 0 पे, और ऊपर जाकर के ठंडी होंगी, और ठंडी होके वापस जब नीचे ठंडी होंगी तो वापस उनसे बारिश हो जाएगी। ये मैटर 0 डिग्री पे चल रहा है। ग्लोब के इस भाग के ऊपर हवाएं गर्म होके ऊपर उठती हैं, ऊपर जाके ठंडी होती हैं, ठंडी होकर के कंडेंस हो जाएंगी, और कंडेंस होने के बाद में जो रेन है वो यहाँ पे होता रहता है। और दूसरी खास बात ये होती है कि जो ट्रॉपिकल एरिया हैं उनमें कभी भी सीजन्स नहीं बनती, हमेशा मौसम एक जैसा रहता है। तो ये सारा प्रोसेस लगातार चलता है। 12 मंथ्स रेगुलर ये एपिसोड चलता रहता है कि हर महीने हर दिन ये प्रोसेस चल रही होती है। यानी कि हर दिन यहाँ पे काफ़ी सारी वेपर्स बन रही होती हैं, वो कूल हो रही होती हैं, और वो बारिश कर रही होती है। यानी कि ग्लोब की सबसे ज़्यादा जो रेन है वो यहीं पे होती है। इसलिए हम पढ़ते भी हैं कि जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो इसी एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉपिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो 0 डिग्री हमारी जो ट्रॉपिकल लाइन है उसके ऊपर वो सिचुएटेड होते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर काफ़ी ज़्यादा रेन है वो होती है। दो खास चीज़ें आपने देखी कि 0 डिग्री के ऊपर रेन बहुत सारा है और टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, और दूसरा यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी है। ये तीनों ही चीज़ें लाइफ को सपोर्ट करती है।
टेम्परेचर या सनलाइट फोटोसिंथेसिस को, और जो आपने यहाँ पे लिया जो रैन, उस रैन की वजह से जो तो 0 डिग्री अगर हम लाइन की बात करें तो 0 डिग्री लाइन के ऊपर काफ़ी सारा रैन है, काफ़ी टेम्परेचर है, दुनिया के सबसे गर्म एरिया यही है। मॉइस्चर बहुत सारा है, रैन भी काफ़ी अच्छा है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा यही होती है। जब लाइफ को सपोर्ट करने वाले एबायोटिक फैक्टर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाले जीवों का नंबर भी बहुत ज़्यादा है। तो बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिलनी है? 0 डिग्री यानी कि ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर। तो वाटर साइकिल के अकॉर्डिंग बात करें या प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे ज़्यादा लॉट्स ऑफ रेन लिखा है देखो यहाँ पे। तो मैक्सिमम बारिश यहीं पे होती है, मैक्सिमम रेनफॉल यहीं होता है। इसके बाद में जब हवाएं बारिश को, इनमें से रैन जब निकल जाती है तो हवाएं ठंडी हो गई और इनमें जो बूंदें थी वो बूंदें रैन के रूप में नीचे गिर गई। तो अब ये ठंडी हवाएं वापस नीचे आती हैं। जो हवाएं ऊपर उठी थी, ये हवाएं 0 डिग्री से ऊपर उठी थी, रैन करके वापस ये नीचे की तरफ मूव करती है। दोनों साइड से ऐसा ही होता है, 0 से ऊपर उठती हैं और वापस ठंडी होके नीचे की तरफ मूव करती हैं। और जब नीचे की तरफ आती हैं तो वो एरिया होता है लगभग 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। जब हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं तो नमी को ऊपर लेकर के जाती हैं, जैसे बादल बनाने के लिए आपने समझा था। और जब हवाएं ऊपर से नीचे आती हैं तो सतह की नमी को अपने साथ ले जाती हैं। 0 डिग्री से उठती हैं तो नमी को ऊपर ले जाती हैं और ठंडी होकर के बारिश कर देती हैं। वेपर्स के रूप में पानी था वो तो यहीं गिर गया, अब केवल हवा ठंडी हो रखी है और वो ठंडी हवा इधर मूव कर रही है 30 नॉर्थ एंड 30 साउथ, दोनों साइड में। इसमें पानी नहीं है, पानी तो उसने 0 डिग्री के ऊपर गिरा दिया सारा। बिना पानी की ठंडी हवा है और ये नीचे की तरफ आ रही है, क्योंकि ठंडी हवा नीचे की तरफ मूव करती है क्योंकि वो भारी होती है। तो जब ये नीचे की तरफ मूव करके जहां ग्लोब के जिस भाग के ऊपर आती है वो होता है 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ। अब यहाँ से जब ये हवाएं वापस जब नीचे 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ पे आती हैं तो जब वापस ऊपर उठती हैं, क्योंकि इनमें पानी था वो तो 0 पे गिर गया, केवल ठंडी हवा 30 के ऊपर जा रही है। और बाद में जब वापस ऊपर उठती है तो फिर यहाँ 30 डिग्री के ऊपर जितनी भी नमी होती है उसको अपने साथ ले जाती है। हालांकि उसने 0 डिग्री से भी मॉइस्चर को चुराया था जब ये ऊपर की तरफ गई थी, लेकिन उसने वहीं पे बारिश कर दी। तो जितना उसने नमी उठाया उतना नमी उसने बारिश के रूप में वापस 0 डिग्री पे छोड़ दिया था। लेकिन 30 डिग्री के ऊपर वो बारिश तो करती नहीं है, रैन तो होती नहीं है, बदले में यहाँ जो नमी है उसको भी अपने साथ उड़ा करके ले जाती है जब ये आगे फर्दर मूव करती है। तो इसने रैन किया नहीं, विदाउट रैन पहले से जो मॉइस्चर था उसको भी कम कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बारिश नहीं आई और पहले से नमी थी वो भी कम हो गई। तो इस एरिया के अंदर डेजर्ट्स पाए जाते हैं। डेजर्ट, तो दुनिया के जितने भी बड़े डेजर्ट्स हैं या जो ग्रेट डेजर्ट्स हैं उनकी स्थिति हम कहाँ पे देखेंगे कि वो 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ के ऊपर पाए जाते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ, इन दोनों जगह पे हमें ग्लोब के जो बड़े डेजर्ट्स हैं या ऐसे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जहाँ पे पानी बहुत कम होता है, जो डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट है, वो हमें 30 डिग्री के आसपास मिलने हैं। इसके बाद में वापस जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो ये 30 के बाद में ये 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज लागू हो जाती है। वो चीज क्या होती है कि ये एरिया जो पोल्स हैं, ये पोल्स सन के सामने नहीं आते हैं, इन पे सनलाइट हमेशा तिरछी गिरती है। सनलाइट इन पे हमेशा तिरछी गिरती है। तो तिरछी सनलाइट की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा कम रहता है। सनलाइट कम है, टेम्परेचर कम है, और यहाँ पे अब जो भी यहाँ से जो 30 डिग्री से जो मॉइस्चर इन हवाओं ने निकाली थी वो अब यहाँ आकर के किस रूप में गिरती है? रेनफॉल हो सकता है या वो आइसफॉल हो सकता है या स्नोफॉल हो सकता है।
तो हम देख पा रहे हैं कि दो जगह पे बारिश है, एक 60 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ एंड 60 डिग्री साउथ से साउथ की तरफ। लेकिन यहाँ पे लिक्विड भी हो सकता है रेन, और यहाँ पे सॉलिड यानी कि स्नो भी हो सकती है। 0 डिग्री के ऊपर सबसे ज्यादा रेन है, ये हमेशा लिक्विड के फॉर्म में होगा, यानी कि रेन के फॉर्म में ही होगा। तो ग्लोब का कोई भी एरिया, अब हम देख सकते हैं कि ग्लोब के ऊपर उसकी पोजीशन कहाँ पे है, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें अब आइडिया लग जाएगा कि अगर वो ट्रॉपिकल एरिया में है, सपोज आपने कोई एरिया लिया वो ट्रॉपिकल एरिया में है, तो ट्रॉपिकल एरिया में है तो डेफिनेटली वहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होना है, तो वेजिटेशन और इकोसिस्टम हमें ट्रॉपिकल इकोसिस्टम ही मिलने हैं। अगर आपने कोई भी एरिया ऐसा ले लिया जो 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री के आसपास साउथ में है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें कैसा इकोसिस्टम मिलना है, हमें वहाँ पे डेजर्ट इकोसिस्टम मिलना है। अगर हमने किसी साउथ पोल या नॉर्थ पोल के हिसाब से हमने किसी पार्ट को ले लिया, तो हमें जो वहाँ का जो पोलर एनवायरनमेंट है या ध्रुवीय जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ का इकोसिस्टम मिलना है। इट मीन्स कोई भी पॉइंट ग्लोब के ऊपर उसकी स्थिति क्या है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से वो ग्लोब की कौन सी जगह पे पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का पर्टिकुलर एक प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल का एक पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे रेन है वो रिसीव होगी। और उस रेन की अमाउंट जो होती है कि कितना वार्षिक वर्षा वहाँ पे हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे पर्टिकुलर प्रकार का जो इकोसिस्टम है या जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डेवलप हो पाते हैं। ये तो हमने बात की कि हमने पूरे ग्लोब को 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ भी देखा कि पानी का प्रेसिपिटेशन किस प्रकार से चेंज होता है, और हमने साउथ की तरफ भी देखा कि प्रेसिपिटेशन में किस प्रकार से चेंजेस आते हैं। एक दूसरी चीज और हमें साथ में ऐड करनी होती है, और वो ये होता है कि केवल 0 डिग्री से नॉर्थ साउथ में जाएं इतनी ही बात नहीं होती है। अगर हम एक ही जगह पे हाइट पे जाएंगे, यानी कि ग्राउंड सरफेस से हाइट की तरफ जाएंगे, तो भी हमें बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल सकता है। कैसे मिलेगा उस चीज को हम समझते हैं। सपोज हमारे पास एक माउंटेन है, हमारे पास एक माउंटेन है, तो जैसा हमने यहाँ कहा था, आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जैसे ही हम 0 डिग्री से या तो कहाँ जाएं, नॉर्थ पोल पे जाएं या हम साउथ पोल पे जाएं, तो टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। और साउथ पोल पे भी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे तिरछी आती है, तो टेम्परेचर हमें लो मिलेगा और हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा हमें ट्रॉपिकल लाइन पे। हाईएस्ट यहाँ है। ये तो हमने बात की कि हम ग्लोब के ऊपर 0 डिग्री से किधर जा रहे हैं या ग्लोब के ऊपर हमारा मूवमेंट किस प्रकार से है। सेम कंडीशन हमें एक ही पॉइंट, सपोज आपने इसको हिमालय ले लिया, ये हिमालय की कोई पीक है, तो वो तो एक ही जगह पे है। अगर हम वहाँ, ये उसका फुट हिल एरिया है, यहाँ पे ये इसके हाइट का बीच मान लेते हैं अपन, और ये इसकी पीक मान लेते हैं, तो हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ मिलना है हमें और लोवेस्ट टेम्परेचर हमें यहाँ मिलना है। तो सेम चीजें आ रही है। अगर हम ग्लोब के ऊपर 0 से पोल पे जाएं, तो जो होता है टेम्परेचर के साथ, क्या होता है टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर में गिरावट आती है, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। सेम कंडीशन हम किसी माउंटेन या एल्टीट्यूड की बात करें, तो हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम अप्लाई होगा कि चाहे तो हम ग्लोब पे 0 से किधर भी चले जाएं, साउथ या नॉर्थ, टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर शुड बी डिक्रीज, टेम्परेचर में गिरावट आनी है। और ऐसे अगर हम हाइट पे चले जाएं तो हमेशा टेम्परेचर पे क्या आना है, डिक्रीजमेंट। टेम्परेचर पे डिक्रीज होने का कनेक्शन प्रेसिपिटेशन से भी है।
कि जब टेम्परेचर कम होगा तो प्रेसिपिटेशन का टाइप बदल जाता है। प्रेसिपिटेशन का टाइप लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा, यानी कि बारिश के रूप में जो बूंदें गिरती हैं वो बूंदें ना गिर करके अब छोटे छोटे आइस के क्रिस्टल्स हैं वो गिर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे बारिश हो रही है तो वो बूंदों के रूप में होगी, और अगर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो वो स्नोफॉल के रूप में होगा। सेम चीज यहाँ पे भी है कि 0 डिग्री के ऊपर हो रहा है तो वहां पे रेन है, अगर आप पोलर एरिया की बात करें तो यहाँ पे स्नोफॉल है, यहाँ पे स्नोफॉल है। एक चीज दूसरी और भी होती है, वो भी आपको साथ में समझ लेना है कि जो टोपोग्राफी होती है, जो जमीन की बनावट होती है, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है। जो टोपोग्राफी होती है वो बारिश को या रेन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। सपोज हमारे पास ये ओशन है, और ओशन इकोसिस्टम के बाद में आपने लैंड ले लिया, और लैंड के बाद में हमने यहाँ पे ले लिया कि माउंटेन है, माउंटेन के बाद में फिर हमने ले लिया कि प्लेन है। This is ocean, this is land, this is mountain, this is again land। तो हमें पता है कि यहाँ से वेपर्स बनेंगे, ओशन सरफेस से वेपर्स हैं वो राइज होंगी, और अगर विंड की डायरेक्शन ये है, अगर हवा की दिशा ये है, विंड की डायरेक्शन अगर आपने इस प्रकार से ले रखी है, तो ये बादल बनेंगे, और ये बादल इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि अगर ये हाइट के साथ में बादल जब ऊपर उठेंगे, सामने जब माउंटेन आ जाएगा, जैसा कि हमारे राजस्थान में अरावली सीरीज करती है, तो हाइट के साथ में जब ये बादल ऊपर उठेंगे तो कूल हो जाएंगे। अगर ये हाइट बहुत ज्यादा ऊंची होती तो ये और भी कूल होकर के आइस भी बन सकते थे, आइस क्रिस्टल्स भी बन सकते थे। तो जैसे ही हवा ठंडी होगी, बादल ठंडे होंगे, ये यहाँ पे रैन कर देंगे, इनसे यहाँ पे बारिश हो जाएगी, हैवी रैन, दिस इज रैन। और इसके बाद में जो यहाँ पे बादल थे, अब उनकी बारिश हो चुकी है, वो केवल कूल एयर है, ठंडी हवा है, वो कूल एयर। और वो कूल एयर, ठंडी हवा अब क्या करेगी, नीचे की तरफ मूव करती है, जैसा आपने 0 डिग्री से 30 डिग्री की तरफ कराया था। और जो काम उन्होंने वहां किया था कि 30 डिग्री के ऊपर वो डेजर्ट्स क्रिएट कर देती हैं, सेम वो यहाँ पे क्या करेंगी, यहाँ की नमी को अपने साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पे नमी बहुत कम हो जाएगी, तो हमें इस साइड में मिलना है डेजर्ट, और इस साइड में हमें मिलना है, काफी अच्छी रेन हुई है तो यहाँ पे हमें मिलना है फॉरेस्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि केवल जमीन की बनावट की बात आई थी कि बीच में एक पहाड़ आ गया था, और उस माउंटेन की वजह से क्या हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया। प्रेसिपिटेशन एक साइड में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, और दूसरी साइड पे प्रेसिपिटेशन हो ही नहीं रहा है। जिस साइड में प्रेसिपिटेशन होता है उसे अपन बोलते हैं विंड वार्ड साइड, इसे अपन बोलते हैं विंड वार्ड, जो हवा की तरफ होती है, विंड वार्ड। और इधर को हम बोलते हैं ली वार्ड, ली वार्ड साइड। दूसरा नाम इसके लिए हम, जो जिधर डेजर्ट बन रहा है उसको हम रैन शैडो भी बोलते हैं, रैन शैडो। कि यहाँ पे जो हवा है, सॉरी जो रैन है, वो रैन ना होकर के केवल
डेजर्ट ही रह जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रेन शैडो एरिया और दिस इज हैवी रेन एरिया। क्यों हो गया? केवल टोपोग्राफी की वजह से। जो भू आकृतिक बनावट जो थी, टोपोग्राफी थी, टोपोग्राफी की वजह से कि वहाँ पे माउंटेन आ गया था और माउंटेन की वजह से हम देख पा रहे थे कि एक साइड में हैवी रेन, तो यहाँ पे तो हमें डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे काफी बड़े बड़े ट्री हमें देखने को मिलेंगे। और पहाड़ की दूसरी साइड में देखें तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे जो कैक्टस के पौधे हैं जो बहुत ही कम नमी के ऊपर सरवाइव कर सकते हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो आज हमने जो बातें की उस बातों को अगर हम समराइज करें तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है ये आपके साथ डिस्कस हुआ, उसकी टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं वो हमने बातें की। पूरे ग्लोब के ऊपर प्रेसिपिटेशन का पैटर्न कैसे होता है, ट्रॉपिक्स पे क्या रहता है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर जो डेजर्ट्स हैं उनकी फॉर्मेशन क्यों होती है, पोलर एरिया के अंदर जो आइस है वो क्यों गिरती है, टोपोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं वो किस प्रकार से रेनफॉल को या प्रेसिपिटेशन को प्रभावित कर सकते हैं। तो आई होप ये बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। अभी इनसे जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे एक बार पूछ सकते हैं। इनसे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप एक बार मुझे बोल दीजिए ताकि हम उसको डिस्कस कर देंगे अभी पे। अडप्टेशन क्या बोला आपने? अडप्टेशन डिपेंड किस पे करते हैं? आप में से कोई बता सकता है कि अडप्टेशन किस पे डिपेंड करते हैं? पहले तो ये पता होना चाहिए कि अडप्टेशन होता क्या है, किस चीज को अडप्टेशन बोलते हैं, अनुकूलन किसे कहते हैं। अडप्टेशन को हिंदी में आप लोग अनुकूलन बोलते हैं। कोई बताना चाहेगा अडप्टेशन क्या होता है? एनवायरनमेंट तो अलग चीज होती है, अडप्टेशन थोड़ी एनवायरनमेंट होता है। चलो कोई बात नहीं, अडप्टेशन को हम कल की क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि अडप्टेशन क्या चीज होती है, जीवों के लिए अडप्टेशन इतना जरूरी क्यों होता है और बिना अडप्टेशन के जीव सरवाइव क्यों नहीं कर पाते। ये बात आपसे कल हो जाएगी। और कोई बात आपकी हो जो आप मुझसे पूछना चाहें अभी? तो ओके देन, इसका जो वीडियो है आप उस वीडियो को दोबारा से देखेंगे और प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ कौन बोल रहा है? बोलिए बेटा। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ जो कॉमा में होती है उसमें कॉन्शियसनेस होती है क्या कह रहे हो? कॉमा में कॉन्शियसनेस नहीं होती। कोमा में कोई इंसान चला गया तो उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। वो देखा जाए तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट थी उसके अकॉर्डिंग वो जिंदा नहीं है। उसमें ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म वो सब हो सकता है लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं है, तो दैट इज इक्वल टू डेड, वो मरे हुए के बराबर है। बोलेंगे लिविंग, आप जनरली उसको लिविंग बोलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो लिविंग नहीं है। एक अकेली फीचर से डिफाइन नहीं कर सकते, अकेली फीचर से डिफाइन नहीं कर सकते, बट सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होती है कॉन्शियसनेस। अब कोई आपको ये कहे कि चलो आपको उठा करके शेर के सामने डाल दें, शेर ने आपके साथ अभी कुछ नहीं किया लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं, वो तो मर गया। हालांकि आप जिंदा हैं, शेर ने आपको टच भी नहीं किया, लेकिन आपका बिहेवियर है वो बिहेवियर वहां पे परफॉर्म ही नहीं हो सकता, तो यू आर इक्वल टू डाइड। तो वही उसके साथ है। अगर वहां जब कोमा में वो अपने बिस्तर पे लेटा है, वहां आकर के उसको कोई स्नैक बाइट कर जाता है तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर सकता, या कोई आकर के उसका गला दबा दे तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर सकता, तो दैट इज इक्वल टू डेड। जो अपनी लाइफ को बचा ही नहीं सकता, जो अपनी लाइफ को नहीं बचा सकता तो उसकी लाइफ तो कभी भी जा सकती है, दैट इज इक्वल टू डेड। रिस्पॉन्स देना जरूरी है, जीवों के लिए रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है। हाँ बोलो बेटा, कोमल बोलो। सिक्सटी डिग्री नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे क्या है कि 30 डिग्री पे जो हवाएं
नीचे आई थी वो वापस से ऊपर उठती हैं, क्योंकि सनलाइट तो मिल रही है, यहाँ पे गर्मी भी होगी। तो जैसे 0 डिग्री के ऊपर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, वैसे ही 6 डिग्री के ऊपर भी उठती हैं। जब 60 वाली हवा जब ऊपर उठेगी तो उसकी जगह पे 30 वाली ठंडी हवा जाती है, राइट। और जब ये ऊपर उठेंगी तो वही चीज होता है जैसा आपने 0 पे किया था कि हवाएं जब नीचे से ऊपर उठती हैं तो ठंडी हो जाएंगी, और उनमें अगर कोई नमी है तो वो नमी रेन के रूप में वापस आ जाएगी। तो 0 डिग्री पे काफी नमी थी तो काफी रेन होती है, 30 डिग्री के ऊपर नमी है ही नहीं तो हवाएं तो नीचे आती हैं बट उनमें रेन नहीं है। और 60 डिग्री के ऊपर उन्होंने 30 डिग्री से लेकर के 60 के बीच का जो एरिया था उसकी नमी को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया, इसलिए जब ये ऊपर उठेंगी तो इनसे थोड़ी सी बारिश होती है। ट्रॉपिकल पे जितनी होती है उतनी नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बारिश होती है। अब आप ऐसे नहीं कह सकते कि 30 डिग्री पे भी बारिश होती है, अगर 30 पे बारिश होती तो डेजर्ट क्यों बनते। आप ऐसे समझें कि 0 पे हवा उठती है, वहीं बारिश कर देती है, खाली हवा नीचे आती है और फिर 30 डिग्री का जितना भी मॉइस्चर है उसको उड़ा करके ले जाती है और 60 डिग्री के ऊपर वापस रेन कर देती है। ये दोनों साइड में पैटर्न चलता है। और इससे और आप साउथ या नॉर्थ में चले जाएंगे तो फिर रेन ना होकर के वहां पे स्नो होने लग जाता है, स्नो फॉलिंग की बात आ जाएगी। और कोई बात हो? ओके देन, तो इसका वीडियो आप देख के रिपीट कर लेना इस चीज को ना। ओके एंड थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय।